में बसे दरभंगा गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहते थे और खेतों में मेहनत करके अपना जीवन बिताते थे। गांव की सुबह बड़ी ही सुहानी होती थी। सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। कोई अपने खेतों की ओर निकल पड़ता तो कोई अपनी दुकान खोलने की तैयारी करने लगता। पूरे गांव में खुशियों और रौनक का माहौल रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन खेती से होने वाली कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी कई बार मुश्किल हो जाता था। पूरा परिवार बहुत ही साधारण और तंगी भरा जीवन जी रहा था। उस किसान का नाम सूरजभान था। उसकी पत्नी का नाम सुनीता और उनके एक छोटे बेटे का नाम मोनू था। तीनों एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे। घर की हालत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल का सामना करते थे। तभी हमें उनका घर दिखाई देता है, जहां उसकी पत्नी सुनीता चिंतित होकर कहती है, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? कुछ दिनों की बात है। मैंने इस बार बहुत मेहनत की है। हमारे खेत को तो तुम देख ही रही हो ना, कितना हरा भरा हो गया है। कुछ ही दिनों में फसल पूरी तरह तैयार हो जाएगी। तब मैं उसे बाजार में बेच कर आऊंगा। उससे हमारे पास कुछ महीनों के लिए पैसे आ जाएंगे। फिर उन्हीं पैसों से अगली फसल की तैयारी करूंगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तभी उसका 7 साल का बेटा मोनू मासूमियत से अपने पिता के पास आता है और कहता है, पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। अरे सुनती हो, खाने को क्या है? बस थोड़ा सा चावल ही बचा है, वही बनाकर खिला देती हूँ। ठीक है, चावल बना दो, वही नमक के साथ खा लेंगे। कल मैं जाकर कहीं से थोड़ा राशन ले आता हूँ, तब तक इसी से काम चला लेते हैं। होती है। सूरजभान गांव की किराने की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है, भैया, मुझे थोड़ा राशन चाहिए। मैं कुछ दिनों बाद आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अभी घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उधार दे दीजिए। पूरे गांव को पता है कि तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पैसे वापस दे पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। सूरजभान बहुत देर तक दुकानदार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दुकानदार उसकी एक भी बात नहीं मानता। आखिरकार सूरजभान निराश होकर वहां से चला जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम कैसे करे। आगे रास्ते में उसे एक समोसे बेचने वाला आदमी दिखाई देता है। सूरजभान अपनी जेब टटोलता है तो उसमें केवल 20 रुपए ही बचे होते हैं। वो उन्हीं पैसों से 2 समोसे खरीद लेता है और भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही उसकी पत्नी सुनीता पूछती है, क्या हुआ, राशन मिला? इतनी देर लगा दी, जल्दी से राशन दीजिए, बहुत जोर से भूख लगी है। ये सुनकर सूरजभान अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन उसने अपने आंसू अपने परिवार के सामने नहीं आने दिए। वो अपनी पत्नी से कहता है, मुझे राशन नहीं मिला। दुकानदार को लगता है कि मैं उसके पैसे वापस नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए उसने मुझे उधार देने से मना कर दिया। ये दुख हमारी जिंदगी से खत्म क्यों नहीं होता? आखिर कब तक हमें ऐसे ही परेशानियों और तंगी में जीना पड़ेगा? लगता है जैसे हमारी किस्मत में बस दुख ही लिखा है। ये लो, इसमें कुछ समोसे हैं, हमारे बेटे मोनू को दे दो। तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर कहीं ना कहीं से कोई इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। रात गहराती चली गई। सूरजभान की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। वो पूरी रात जागकर बस यही सोचता रहा। बार बार उसके मन में एक ही बात आ रही थी, हे भगवान, कोई तो चमत्कार कर दीजिए। आखिर सारे दुख मुझे ही क्यों मिल रहे हैं? कब मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी में खुशियां आएंगी? अगली सुबह सूरजभान अपने खेत की ओर निकल जाता है। चलते चलते वो मन ही मन सोचता है और कहता है, हे भगवान, बस इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर ये फसल अच्छे दामों में बिक गई तो मेरे परिवार की सारी परेशानियां कुछ समय के लिए दूर हो जाएंगी। हे भगवान, बस इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर ये फसल अच्छे दामों में बिक गई तो मेरे परिवार की सारी परेशानियां कुछ समय के लिए दूर हो जाएंगी। इस बार तो मैंने दोगुनी मेहनत की है, भगवान मुझे मेरी मेहनत का फल ज़रूर देंगे। जब मैं अपनी फसलों को देखता हूँ तो लगता है कि अब मेरे दुख ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे।
बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। तभी कुछ ही देर बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में सूरजभान की हरी भरी फसल उसकी आंखों के सामने बर्बाद होने लगी। तेज हवा और बारिश ने खेत को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। जिस फसल को उसने दिन रात मेहनत करके तैयार किया था, वो पल भर में मिट्टी में मिल गई। ये सब देखकर सूरजभान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो पूरी तरह टूट गया। उसे अपनी सारी मेहनत, अपने परिवार की उम्मीदें और आने वाले दिनों के सपने एक ही पल में बिखरते हुए दिखाई देने लगे। वो आसमान की ओर देखते हुए दुख और बेबसी से कहने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। अब मेरा घर कैसे चलेगा? भगवान जी, क्या आपने मेरे परिवार के बारे में जरा भी नहीं सोचा? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं बचा। सूरजभान भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचते ही उसे देखकर उसका बेटा मोनू कहता है, पापा, आप आज भी खाली हाथ आए? सूरजभान ने अपने परिवार को खेत में हुई सारी घटना बता दी। ये सुनाते सुनाते उसकी आवाज भर्रा गई। फिर वो दुखी मन से कहने लगा, अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है। मैं पूरी तरह थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत और उम्मीदें बेकार हो गईं। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। ये सुनकर उसका पूरा परिवार दुखी हो गया। तभी उसकी पत्नी सुनीता उसे हिम्मत देते हुए कहने लगी, आप इतनी जल्दी हार मत मानिए। मैं पड़ोस से थोड़े चावल लेकर आई हूँ। आप हाथ पैर धो लीजिए, तब तक मैं चावल बना देती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। तभी उसका बेटा मोनू भी मासूमियत से कहता है, हाँ माँ, गरम गरम चावल नमक के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। सूरजभान ये देखकर भावुक हो गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वो मन ही मन भगवान से कहने लगा, भले ही मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, लेकिन भगवान जी, आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है। यही मेरे जीने की सबसे बड़ी ताकत है। इनके साथ रहते हुए मुझे हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत मिलती है। फिर तीनों साथ बैठकर सादे चावल और नमक से अपना भोजन करते हैं। खाना खाने के बाद वे भगवान का नाम लेते हैं और अगले दिन की उम्मीद के साथ अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सूरजभान बाजार की ओर निकल जाता है। मौसम पूरी तरह साफ था। तभी उसकी नज़र एक समोसे की दुकान पर पड़ती है, जहां लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो पास खड़े एक आदमी से कहता है, क्या हुआ भाई? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे कल इतनी तेज बारिश हुई थी ना, जिसकी वजह से गांव में पहाड़ी के पीछे वाली जगह पूरी तरह पानी से भरमी है। अब जो फर्नीचर वाले हैं और जो ठेले वाले लकड़ी से खाना बनाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। सूखी लकड़ी मिल ही नहीं रही और जो मिल रही है वो बहुत महंगी हो गई है। इसी वजह से खाने पीने के सभी ठेलों और दुकानों पर सामान भी महंगा हो गया है। मेरे खेत की फसल भी बर्बाद हो गई है, लेकिन मेरे खेत में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं। मेरे पास तो अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। क्यों ना मैं अपने एक दो पेड़ ही बेच दूं, शायद उनसे कुछ पैसे मिल जाएं और घर का खर्च कुछ दिनों तक चल जाए। ये सुनकर पीछे से एक सेठ वहां आते हैं। उनका नाम गिरधर था। उन्होंने सूरजभान की बात सुन ली थी। फिर वे उसके पास आकर कहते हैं, मुझे वो पेड़ बेच दो, मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दूंगा। सूरजभान ये सुनकर बहुत खुश हो गया। वो सेठ गिरधर को अपने खेत के कुछ पेड़ बेच देता है। पेड़ अच्छे और मजबूत थे, इसलिए सेठ ने उन्हें उनकी अच्छी कीमत दी। इतने दिनों बाद पहली बार सूरजभान के हाथ में कुछ पैसे आए थे। उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद की एक हल्की सी मुस्कान लौट आई। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और सोचा कि आज अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा लेकर जाएगा। इसके बाद सूरजभान बाजार में आगे बढ़ा। वहाँ एक मशहूर बिहारी चिकन बिरयानी ढाबा था, जहाँ हमेशा की तरह लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। स्वादिष्ट बिरयानी की खुशबू पूरे बाजार में फैली हुई थी। सूरजभान सीधे ढाबे पर पहुंचा और मुस्कुराते हुए बिहारी से कहने लगा, बिहारी भाई, मुझे 3 प्लेट चिकन बिरयानी चाहिए। आज जरा अच्छे से पैक कर देना। बिहारी ये सुनकर जोर से हंसने लगा। उसने सूरजभान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहता है,
अरे देखो कौन आया है। जिसके पास एक वक्त का खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, वही आज मेरी दुकान पर बिरयानी खाने आया है। वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। बिहारी कहता है, अरे सूरजभान, तुम घर जाओ, मैं उधार नहीं देता। मुझे उधार चाहिए भी नहीं, मेरे पास पैसे हैं। कहाँ से चोरी किए ये पैसे? मैंने चोरी नहीं की, मेरे खेत में कुछ पेड़ थे, वही बेचकर मैंने ये पैसे कमाए हैं। हाँ, लकड़ी तो आजकल बहुत महंगी बिक रही है। चलो, तुम्हारे पास पैसे हैं तो अच्छी बात है, मेरा भी फायदा है। ये लो 3 प्लेट बिरयानी। बिहारी, देख लेना, तुम्हारा ये घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। हाँ, मुझे भी तुम्हारे अच्छे दिनों का इंतजार रहेगा। चलो अब निकलो, मेरे पास और भी ग्राहक हैं। सूरजभान भी बिरयानी लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो अपनी पत्नी से कहता है, जल्दी जल्दी प्लेट लगाओ, मैं हम सब के लिए बिरयानी लाया हूँ। जैसे ही वे तीनों खाना खाने के लिए बैठते हैं, तभी घर के बाहर से एक आवाज आती है। बाहर एक बहुत ही गरीब बूढ़े बाबा खड़े थे। सूरजभान बाहर आता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ बाबा? तभी बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा कुछ खाने को है क्या? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। इस बारिश और तेज तूफान में मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। बेटा अगर हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दो। सूरजभान ने बिना एक पल सोचे बाबा को घर के अंदर आने के लिए कहा। आइए बाबा, हम भी अभी खाना खाने के लिए ही बैठे हैं, आप भी हमारे साथ बैठ जाइए। बाबा उनके साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी मोनू कहता है, दादाजी आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? बेटा, मैं पहले मुंबई में रहता था। वहाँ मेरी एक छोटी सी पाव भाजी की दुकान थी। उसी से मेरा घर परिवार आराम से चल जाता था। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया और मुझे सब छोड़कर यहाँ आना पड़ा। दादाजी, ये पाव भाजी क्या होती है? बेटा, भाजी एक ऐसी सब्जी होती है जिसमें कई तरह की सब्जियों को एक साथ अच्छी तरह पकाया जाता है। उसमें मक्खन भी डाला जाता है जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। फिर उससे नरम नरम पाव के साथ खाया जाता है। ये मुंबई की बहुत मशहूर खाने की चीज़ है। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर जरूर खिलाता। पापा, कल आप बाजार से पाव भाजी का सामान ले आइए ना, मुझे अब पाव भाजी खानी ही है। सूरजभान भी उसकी बात मान जाता है। तभी मोनू बाबा से कहता है, बाबा आप कल सुबह जरूर आइए, मेरे पापा बाजार से सारा सामान लेके रखेंगे, फिर आप हमें अपने हाथों से स्वादिष्ट पाव भाजी बन खिलाइए। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता। अगले दिन हमें दिखता है कि सूरजभान बाजार से पाव भाजी बनाने का सारा सामान लेकर आ गया है। थोड़ी ही देर बाद बाबा भी आ जाते हैं और पाव भाजी बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में स्वादिष्ट पाव भाजी तैयार हो जाती है। फिर सभी लोग साथ बैठकर खाने लगते हैं। तब मोनू कहता है, इसे खाकर तो सच में बहुत मजा आएगा। तभी सुनीता भी कहती है, अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम गांव में अपना खुद का पाव भाजी का ठेला लगा देते। लोग इसे खाकर बहुत खुश हो जाते और शायद हमारी जिंदगी भी बदल जाती। तुमने किसी स्वार्थ के मुझे खाना खिलाया। मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। मेरे पास एक ठेला पड़ा हुआ है। जब मैं मुंबई से यहाँ आया था तभी उसी ठेले पर चाय बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मेरा शरीर भी जवाब देने लगा है। अब मुझसे कोई काम नहीं होता। मैं आज शाम वो ठेला तुम्हारे घर लेकर आ जाऊँगा। अब मुझे चलना होगा। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तभी सूरजभान अपनी पत्नी से कहता है, मुझे अपनी जिंदगी के अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे। देखो ना सुनीता, कुछ दिन पहले हमारी जिंदगी कैसी थी और आज देखो, ऐसा लग रहा है कि भगवान ने हमारी सुन ली है। अब तो मुझे उम्मीद होने लगी है कि बहुत जल्द हमारा भी अपना एक पाव भाजी का ठेला होगा। अगर हमने मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो एक दिन हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। पापा लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? तभी सुनीता कहती है, हमेशा आप ही हमारे लिए सब कुछ करते आए हैं। अब मेरी बारी है। मैं कहती हूँ कि मेरे जो गहने हैं उनमें से कुछ गिरवी रख देते हैं, उनसे हमें कुछ पैसे आएंगे। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तब हम उन्हें वापस छुड़ा लेंगे। नहीं सुनीता, मैंने पहले भी ऐसा नहीं किया था जब हमें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, और आज भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे गहने कभी गिरवी नहीं रखूँगा। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। भगवान ने आज हमारे लिए एक नया राह खोला है। अगर आज ये मौका छोड़ा तो शायद फिर कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे यूं ही जाने नहीं दे सकती। मुझे मोनू को भी पढ़ाना है। आखिर उसके भविष्य के लिए हमें आज कोई बड़ा फैसला तो लेना ही होगा।
सूरजभान अपनी पत्नी के सामने हार मान लेता है। वो सुनीता के गहने लेकर सुनार के पास जाता है, उन्हें गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आता है। उसी शाम बाबा भी अपना पुराना ठेला लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं। ये कर सूरजभान भावुक हो जाता है और कहता है, बाबा, अब हमारे पास सारी चीजें हैं, बस आप मुझे एक बार अच्छी तरह पाव भाजी बनाना सिखा दीजिए। उसके बाद मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम शुरू कर दूंगा। बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें पाव भाजी बना शुरू से आखिर तक सब सिखाऊंगा। कौन सी सब्जी कितनी डालनी है, मसाला डालना है, भाजी को कैसे पकाना है और पाव को कैसे सेकना है, सब कुछ। बस ध्यान से सीखना और मेहनत से काम करना। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम्हारी पाव भाजी पूरे गांव में मशहूर होगी। अगले दिन हमें दिखता है कि गांव में सूरजभान ने भी अपनी पाव भाजी का ठेला लगा लिया है। उसने अपने ठेले का नाम चटपटी पाव भाजी रखा। फिर वो जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों को बुलाने लगा और कहने लगा, अरे आइए आइए, मशहूर चटपटी पाव भाजी खाइए। जो एक बार खाएगा वो बार बार हमारे ठेले पर खाने जरूर आएगा। गर्मा गर्म मक्खन वाली स्वादिष्ट पाव भाजी आपका इंतजार कर रहे हैं। गांव वाले उसके ठेले के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी पाव भाजी खाने के लिए नहीं रुक रहा था। सूरजभान थोड़ा मायूस होकर लोगों को बुलाता रहा। तभी उसके ठेले के पास दो महिलाएं आती हैं। वे सूरजभान मसालेदार और हल्की सी तीखी होती है। इसे देखते ही और इसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाता है। भाभी जी, एक बार चखिए तो सही। देखिएगा, पाव भाजी खाकर आप अपने पति को भी भूल जाओगी। वो दोनों हंसने लगती हैं और कहती हैं, क्या सूरज भाई, बड़े अच्छे से मक्खन लगाते हो। चलिए, इसी बात पर एक एक प्लेट पाव भाजी दीजिए। सूरजभान भी उन्हें एक एक प्लेट पाव भाजी दे देता है। दोनों बड़े मजे से पाव भाजी खाने लगती हैं। स्वाद इतना अच्छा था कि वे खुश होती हैं। फिर दोनों महिलाएं कहती हैं, क्या मस्त चीज है भैया, इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी हमने पहले कभी नहीं खाई। मेरी शादी नहीं हुई हुई तो मैं आपसे ही शादी कर लेती। माफ कीजिए भाभी जी, मेरी शादी भी हो चुकी है। बस आप इतना कर दीजिए कि पूरे गांव में सबको बता दीजिए कि सूरजभान के हाथों की पाव भाजी एक बार जरूर खाएं। वो दोनों औरतें ठीक वैसा ही करती हैं। वे पूरे में सूरज पाव भाजी की खूब तारीफ करती हैं। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि चटपटी पाव भाजी का स्वाद बहुत। शादी भी हो चुकी है। बस आप इतना कर दीजिए कि पूरे गांव में सबको बता दीजिए कि सूरजभान के हाथों की पाव भाजी एक बार जरूर खाएं। वो दोनों औरतें ठीक वैसा ही करती हैं। वे पूरे गांव में सूरजभान की पाव भाजी की खूब तारीफ करती हैं। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि चटपटी पाव भाजी का स्वाद बहुत ही लाजवाब है। अगले ही दिन से सूरजभान के ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक लोग लाइन लगाकर उसकी पाव भाजी खाने आते थे। कोई अपने दोस्तों को साथ लाता तो कोई अपने पूरे परिवार को। हर कोई पाव भाजी की तारीफ करता और दूसरों को भी वहां जाकर खाने की सलाह देता। धीरे धीरे सूरजभान का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाने लगी थी और कई दिनों बाद उसके घर में खुशियां लौटने लगी थीं। अब हमें बिहारी की दुकान दिखाई देती है। पहले जहां उसकी दुकान पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, वहीं अब वहां गिने चुने लोग ही नजर आ रहे थे। कई ग्राहक तो उसकी दुकान के सामने से निकलकर सीधे सूरजभान की चटपटी पाव भाजी वाले ठेले की ओर जा रहे थे। ये सब देखकर बिहारी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। बिहारी भी अपनी दुकान के सामने से लोगों को गुजरते हुए देख उनसे कहता है, क्या बात है भाई, गांव के लोग कहीं पिकनिक पर चले गए क्या? आजकल तो मेरी दुकान पर कोई आ ही नहीं रहा। देखो बिहारी, इतने सालों से हम तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाते आ रहे हैं, लेकिन अब लोगों का मन कुछ नया खाने का भी करता है। इसीलिए गांव में सूरजभान ने पाव भाजी बेचना शुरू किया है। मैंने भी वहां जाकर खाई है। सच कहूँ तो पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बार तुम भी जाकर खाकर देखो, तुम्हें भी उसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। तभी समझ में आएगा कि आजकल लोग उसकी दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगा रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो सूरजभान जिसके घर एक वक्त का खाना तक नहीं होता था, वो ठेला लगाकर पाव भाजी बेच रहा है। मजाक कर रहे हो क्या? लगता है अभी भी नींद में हो। ऐसी बातें तो कोई सपना देखकर ही कर सकता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद जाकर अपनी आंखों से देख लो, सब कुछ साफ हो जाएगा। तब तुम्हें भी यकीन हो सच कह रहा हूँ। बिहारी भी घूमते घूमते सूरजभान के ठेले पर पहुंच जाता है। वहां लोगों की लंबी भीड़ देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर वो सूरजभान के पास जाकर कहता है, क्या सूरजभान, ये सब क्या है?
तुम्हारे पास ये सब चीजें कहाँ से आ गईं? लगता है कहीं बड़ा हाथ मारा है। इतनी जल्दी तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ये सब भगवान जी की कृपा है। आओ तुम भी मेरे हाथ की पाव भाजी चक्कर देखो। नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए आया था कि तुम अपना ठेला लेकर कहीं और चले जाओ। तुम्हारी वजह से मेरा धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। पहले मेरी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब ज्यादातर लोग तुम्हारे ठेले पर जा रहे हैं। मैं क्यों जाऊं? मैं भी इसी गांव में रहता हूं। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम यहाँ से चले जाओ। अभी कुछ ही दिन हुए हैं दुकान खोले और इतनी गर्मी दिखाने लगे हो। बेटा, तुम्हारी इस गर्मी को ठंडा करना भी मुझे अच्छे से आता है। बिहारी ये कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है और सूरज भान की पूरी पाव भाजी बिक जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। सूरज भान भी शाम को अपना ठेला लेकर घर लौट जाता है। वहाँ बाबा पहले से ही बैठे होते हैं। बाबा को देखकर सूरज भान बहुत खुश हो जाता है। फिर सूरज भान कहता है, बाबा, आपने बहुत अच्छा किया जो आज यहाँ आ गए। मैं और सुनीता भी यही सोच रहे थे कि अब आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी दुकान भी अच्छी चलने लगी है, इसलिए आप रोज़ का खाना हमारे घर पर ही खाया कीजिए। आपकी उम्र भी अब काफ़ी हो गई है। अब आपको अकेले अपने घर पर रहने या खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम हैं, आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सोच लिया था कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे के जाने के बाद मुझे कभी कोई अपना नहीं कहेगा। मुझे लगा था कि अब बाकी की ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी, लेकिन आज तुम लोगों ने मुझे फिर से परिवार का प्यार दे दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी ऊपर से ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। भगवान तुम सबको हमेशा खुश रखे और तुम्हारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। तभी मोनू मुस्कुराते हुए कहता है, अरे दादाजी, अब से हम ही आपका परिवार हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। हाँ बाबा, अब से आप हमारे परिवार का ही हिस्सा है। इस घर में आपका हमेशा स्वागत है। आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाइए। आज हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। वे सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी सूरज भान कहता है, आज तो बिहारी आया था। वो मुझे अपनी दुकान बंद करने के लिए कह रहा था। उसकी आदत गई नहीं। उसका बाप भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो चाहता था कि गांव में उसके अलावा किसी की भी दुकान ना चले। अब उसका लड़का बिहारी भी वही कर रहा है। तुम उसकी बातों की बिल्कुल चिंता मत करो। बिहारी को तो मैं देख लूँगा। रात गहरी हो जाती है। उसी रात एक आदमी चुपके चुपके सूरज भान के घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं थे। वो सूरज भान का ठेला जलाने जा रहा था। तभी पीछे से बाबा की आवाज़ आती है, रुक जा बिहारी। बाबा के साथ एक और आदमी भी था जो गांव का सरपंच था। दोनों पहले से ही वहां नजर रखे हुए थे। जैसे ही बिहारी ने पीछे से बाबा की आवाज़ सुनी, वो घबरा गया और वहां से तेजी से भागने लगा। ये देखकर बाबा और गांव के सरपंच भी उसके पीछे दौड़ पड़े। बिहारी जितनी तेज भाग सकता था भाग रहा था, लेकिन बाबा और सरपंच भी उसका लगातार पीछा कर रहे थे। अब हमें अगली सुबह का दृश्य दिखाई देता है, जहां बिहारी, बाबा, सूरज भान और गांव के सरपंच मौजूद थे। तभी सूरज भान सरपंच जी से कहता है, क्या हुआ सरपंच जी? आपने मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया? ऐसा क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? और ये बिहारी भी यहाँ है, बाबा आप भी यहाँ? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो इन बाबा का शुक्र मनाना चाहिए। इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि बिहारी आज कुछ ना कुछ गलत करने वाला है। इसलिए हम दोनों रात से ही तुम्हारे घर के पीछे नज़र रखे हुए थे। तभी हमने बिहारी को तुम्हारे घर के पास दबे पांव आते देखा। उसके हाथ में आग लगाने का सामान था और वो तुम्हारा ठेका जलाने ही जा रहा था। तभी हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सरपंच जी बिहारी की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या रे बिहारी, तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? किसी की मेहनत और रोजी रोटी छीन कर तुझे क्या मिलता? अगर तुझे कोई परेशानी थी तो तू आकर बात कर सकता था, लेकिन तूने तो बहुत गलत रास्ता चुन लिया। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। मैं चाहता था कि सूरज भान की दुकान बंद हो जाए। उसकी वजह से मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा है। बाबा, सूरज भान, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। मुझे अपने किए पर सच में बहुत पछतावा है। अब मैं तुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं दूंगा। तू अभी इसी वक्त ये गांव छोड़कर चला जा, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बिहारी शर्मिंदा होकर गांव छोड़कर चला जाता है। अगले ही दिन से सूरज भान फिर से पूरे मन लगाकर अपने पाव भाजी के ठेले पर काम करने लगता है।
उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसकी दुकान दिन ब दिन और भी अच्छी चलने लगती है। अच्छी कमाई होने पर वो अपने बेटे मोनू का स्कूल में दाखिला करवा देता है। कुछ ही समय में सूरजभान अपनी पत्नी सुनीता के गिरवी रखे हुए गहने भी वापस छुड़ा लेता है। धीरे धीरे उनके घर की सारी परेशानियां